तो बच्चों, तुम लोग सभी का स्वागत है। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीए पार्ट 3 का मेन पेपर। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक हाइपोथेसिस को ख़त्म किया है और अब अपने नए चैप्टर में बढ़ेंगे, जो कि है इंटरव्यू। जैसा कि हम पढ़ाते आए हैं और जो मेरे पढ़ाने का तरीका है और जो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी उस तरह से समझो कि रिसर्च मेथड पेपर में सारे यूनिट, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं शोध प्रक्रिया के आधार पे। हमें शोध के द्वारा कुछ नई सूचनाओं को प्राप्त करना है, या जो प्राप्त सूचना है उसका विश्लेषण करना है कि वो सही है या गलत। उस पूरी प्रक्रिया में अलग अलग स्टेजेस के थ्रू हम शोध में आगे बढ़ते हैं और हर एक स्टेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला स्तर होता है। तो कभी भी जब रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ा जा रहा है तो उन सारे स्टेजेस और उस क्रम को, उस पूरे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तभी आप अच्छी तरह से विजुअलाइज करके समझ पाइएगा कि कोई चैप्टर के अंदर क्या बात होनी चाहिए या हो रही है और उसका आगे पीछे के चैप्टर के साथ क्या संबंध है। और जब ये संबंध क्लियर होता है, आपको स्पष्ट होता है, तो ये पेपर बहुत आसान हो जाता है। आप किसी चैप्टर की चर्चा सुनने के दौरान, समझने के दौरान उसके पहले और उसके बाद के चैप्टर के बारे में भी अनुमान कर सकते हैं। चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में एक स्पष्ट छवि आ सकती है। और इस पेपर में अच्छा करने का यही तरीका है। जबरदस्ती का याद करके या सूचनाओं को दिमाग में ठूंसने का, रट्टा मारने के तरीके से ये पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। इसको समझना होगा, एनालिटिकली पेपर है। खैर, ये सारी बातें पहले भी होते रही हैं क्लास में, आज भी हम संक्षेप में दोहरा दिए। और अब आते हैं हम लोग मुख्य अपने चैप्टर पे। सबसे पहली बात यह है कि जो चैप्टर है साक्षात्कार, वो शोध के स्टेजेस में, मेजर स्टेजेस ऑफ रिसर्च में डेटा कलेक्शन, डेटा को हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त संग्रह के तहत यूज की जाने वाली एक टूल है, एक तरीका है। हमने शोध समस्या का निर्माण कर लिया, हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पे अपनी शोध समस्या के क्या संभावित समाधान होंगे, आउटपुट होंगे, क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उसके बारे में एक अनुमान लगा करके हाइपोथेसिस का निर्माण कर लिया। अब उस हाइपोथेसिस की जांच और शोध समस्या की जांच के लिए हमको सूचनाओं की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है। और उन आंकड़ों को संग्रह करने के जो तमाम तरीके हैं, मैं फिर कह रहा हूं तमाम तरीके, कई सारे तरीके हैं इंटरव्यू के अलावा, उन तरीकों में से एक तरीका और प्रचलित तरीका, इम्पोर्टेंट तरीका है साक्षात्कार या इंटरव्यू। इंटरव्यू के अलावा और भी कई सारे तरह के प्रदत्त संग्रह या डाटा कलेक्शन के हैं। अगर नाम लें तो प्रश्नावली, केस स्टडी मेथड, हिस्ट्री टेकिंग, ऑब्जर्वेशन, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने सैंपल या अपने पॉपुलेशन से डेटा, सूचना, प्रदत्त का संग्रह किया जाता है। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान देना भाई, कि इतने सारे तरीकों की जरूरत क्यों है और सारे तरीके एक साथ क्यों प्रचलित हैं, क्यों इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हर
शोध अलग प्रकार का होता है, अलग चीज़ों की उसमें डिमांड होती है, अलग नेचर, अलग रिक्वायरमेंट, अलग परिस्थिति शोध की होती है। साथ ही साथ सैंपल या पॉपुलेशन जिस पे हम शोध कर रहे हैं उसका भी नेचर, उसका भी व्यवहार, उसके भी गुण धर्म अलग अलग होते हैं। उन सारी परिस्थितियों, उन सारे गुण धर्मों के हिसाब से अलग अलग शोध करने के डेटा कलेक्शन के तरीकों को अपनाया जाता है। कोई एक डेटा कलेक्शन का तरीका किसी एक परिस्थिति में बहुत कारगर हो सकता है, किसी एक प्रकार की शोध समस्या में, किसी एक प्रकार की पॉपुलेशन पे, किसी एक प्रकार के सैंपल में, लेकिन वही एक प्रदत्त संग्रह करने का तरीका दूसरे तरह की शोध समस्या में, दूसरे तरह के सैंपल या पॉपुलेशन पे कारगर नहीं हो सकता है। वहीं एक डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर जो आपके किसी शोध समस्या के साथ मैच बहुत ज़्यादा कर रहा है, जरूरी नहीं कि अगली बार जब आप कोई नए तरीके का शोध करें तो उसमें भी वही डेटा कलेक्शन का मेथड या टूल आप इस्तेमाल कर पाएं। परिस्थितियां शोध की, पॉपुलेशन की, सैंपल की जब अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से अलग अलग डेटा कलेक्शन के टूल्स, अलग अलग डेटा कलेक्शन के फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। हर डेटा कलेक्शन का तरीका का जो दोष है, जो कमियां हैं, उसकी भरपाई ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे टूल, दूसरे तरीके के द्वारा हो पाती है, जिसके कारण उस तरीके को भी हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी तरह से दूसरे तरीके की जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसके कारण किसी तीसरे तरीके की चर्चा होती है, तीसरे तरीके की कुछ कमियां हैं, उसके कारण चौथे तरीके की, और इस प्रकार से हमें सबसे पहले ये चयन करना होता है कि हमारी शोध समस्या और जो हमारा सैंपल या पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सबसे आदर्श कौन सा तरीका होगा डेटा कलेक्शन का। हर तरीका हर शोध समस्या के लिए नहीं है और हर शोध समस्या पे हर तरीका डेटा कलेक्शन का अप्लाई नहीं होगा। तो शोधकर्ता को ये अपने विवेक से, अपने ज्ञान से तय करना होता है कि सबसे उपयुक्त एक डेटा कलेक्शन टेक्निक का वो चयन करे और फिर उस विधि के सहारे अपने पॉपुलेशन या सैंपल से डेटा को कलेक्ट करना शुरू करे। तो ऐसे तमाम डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में से एक टेक्निक जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है इंटरव्यू, जिसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। और जैसा मैंने बताया, इसके अलावा प्रश्नावली, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, हिस्ट्री टेकिंग और भी कई तरह की प्रविधियां हैं। अभी इस ईयर में इनमें से कुछ एक दो प्रविधियों को पढ़ना है। जैसे आप एडवांस क्लास में जाएंगे तो और भी प्रविधियों के बारे में पढ़ना होगा। तो ये डिस्कशन को समझने के बाद, ये पूरे कनेक्शन को समझने के बाद, जो कि बड़ा जरूरी कनेक्शन है, हम लोग अब चर्चा करते हैं साक्षात्कार के स्वरूप के बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर सिलेबस को देखा जाए तो दो तीन चीजें प्रमुख हैं, जैसा कि सबसे पहला होगा और सबसे जरूरी चीज होगा कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसको समझेंगे हम लोग। दूसरी चीज जो सिलेबस में है वो ये है कि मनोवैज्ञानिक शोध में एक टूल के रूप में साक्षात्कार का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्थान है, क्या वैल्यू है। मतलब एक शोध से संबंधित डेटा कलेक्शन के टूल के रूप में साक्षात्कार या इंटरव्यू कितना उपयोगी है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं, और इसके कारण उसका स्थान ऊंचा नीचा किस तरह का है मनोविज्ञान में। ये दूसरी चीज जो चर्चा करनी है हम लोग को। और तीसरा चीज, इंटरव्यू के गुण और दोष चर्चा करेंगे
कि क्या इंटरव्यू में कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ये दूसरे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स की अपेक्षा उपयोगी है, और साथ ही साथ इसकी क्या कमियां हैं जिसके कारण से इंटरव्यू के अलावा दूसरे डेटा कलेक्शन टेक्निक के बारे में हम लोग को सोचना पड़ता है या उनके उपयोग करने की मजबूरी या उनके उपयोग करने का प्रसंग बनता है। और एक और चीज जो आखिर में है वो ये कि साक्षात्कार में एरर, त्रुटि, गलती होने के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या जरिए हैं। इस हिस्से को पढ़ने का मकसद ये है कि हम लोग समझ सकें कि अगर हम लोग साक्षात्कार के माध्यम से अपने सैंपल या पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन कौन से एरिया हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसका हमें ध्यान रखना है ताकि त्रुटियों से बचा जा सके और एक अच्छा साक्षात्कार, एक विश्वसनीय, रिलायबल एंड वैलिड साक्षात्कार का हम लोग साक्षात्कार कर सकें और उससे सूचना प्राप्त कर सकें। सिलेबस की संक्षेप में चर्चा के बाद अब हम लोग आते हैं साक्षात्कार की परिभाषा और इसके स्वरूप के बारे में। बहुत ही प्रचलित शब्द है, आप लोगों ने कई बार साक्षात्कार फेस भी किया है गाहे बगाहे, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग थ्योरेटिकल ढंग से चीज़ों को समझते हैं तो कई चीज़ों को जो उसकी मानक स्टैंडर्ड परिभाषा, स्टैंडर्ड स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है, क्या उसका अध्ययन होके उसके स्वरूप को व्याख्यायित किया गया है, इस भी हम लोग को चर्चा करनी होती है। सामान्य अर्थों में साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है जिसमें किसी खास उद्देश्य से साक्षात्कारकर्ता, जो साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यूअर अंग्रेजी में बोलेंगे, रिस्पोंडेंट से कुछ सूचनाओं को प्राप्त करता है। सूचना प्राप्त करने का जो माध्यम है यहाँ वो वर्बल होगा, मौखिक होगा, इशारा करके, लिख करके, चित्र बना करके, बॉडी लैंग्वेज से सूचना प्रदान नहीं की जाती, बल्कि जो भी सूचना देनी है वो मौखिक रूप से बोल करके रिस्पोंडेंट के द्वारा इंटरव्यूअर को प्रदान की जाती है। और ये जो परिस्थिति होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, संरचित होती है और कुछ खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ऐसा आप तो कह सकते हैं कि आप दो दोस्त भी एक दूसरे के गले में हाथ डाले, हाथों में हाथ डाले, कई तरह के सवाल जवाब एक दूसरे से करते हैं, हालचाल के बारे में, आसपास के बारे में, तो क्या उसको भी इंटरव्यू माना जा सकता है? तो उस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वहां पे जो तरीका है वो इनफॉर्मल है, अनस्ट्रक्चर्ड है। वहां जो उद्देश्य है वो बहुत कैजुअल है। आप बात कर भी सकते हैं, सूचना प्राप्त करते भी हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक सूचना के बाद कुछ असंबंधित कोई से कोई और सूचना की भी चर्चा हो सकती है, लेकिन साक्षात्कार के लिए जो दो व्यक्तियों का संबंध होता है, दो व्यक्तियों का रिलेशनशिप होता है, वो एक खास ढंग से संरचित होता है और एक खास उद्देश्य और खास स्ट्रक्चर के तहत होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। एक दो अच्छी परिभाषाओं को अगर हम लोग देखें जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा दी गई है, तो करलिंगर साहब, बड़े नाम है, आप मार्क किए होंगे, हम अक्सर कोट करते हैं इनको। अच्छा, हर क्षेत्र में इनका जो भी कथन है, जो भी इन्होंने कहा है, उसका मान है। तो साक्षात्कार को लेकर उन्होंने जो परिभाषा दिया है वो ये है कि साक्षात्कार एक आमने सामने अंतरवैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है। आमने सामने की अंतरवैयक्तिक भूमिका की परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति
अर्थात भेंटकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति अर्थात प्रत्यर्थी से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। ऐसी ही एक परिभाषा और अगर लें हम लोग तो वो है डेजिन के द्वारा, जिसमें वो कहते हैं साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इन दो स्टैंडर्ड परिभाषाओं और जो हम लोगों ने अभी थोड़ी चर्चा की उसके आधार पे अगर साक्षात्कार के स्वरूप को समझें और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो कुछ प्रमुख विशेषताएं जो निकल करके आएंगी वो या ऐसे होंगी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता ये कि साक्षात्कार बेसिक इस प्रविधि का जो तत्व है वो ये कि ये एक आमने सामने अंतर्वैयक्तिक फेस टू फेस परिस्थिति में घटित होने वाली प्रविधि है। इस परिस्थिति में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब इसमें दो लोग होंगे, एक व्यक्ति जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है जिसको हम लोग रिस्पोंडेंट कहते हैं, दूसरा व्यक्ति जो सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ट्रेंड है, अधिकृत है, उसको हम लोग इंटरव्यूअर कहते हैं। तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मुखातिब होकर एक दूसरे से फेस टू फेस करके एक शांत अनुकूल जगह पे साक्षात्कार के उद्देश्य से बैठते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाते हैं। अब ये जो तरीका है दुर्भाग्य से हम लोगों की आज की परिस्थिति में वर्जित तरीका है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग परिचित हैं, कोविड-19 महामारी के कारण हम लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, एक दूसरे से दूर दूर रहना है। जब दूर दूर रहने की बात होगी तो साक्षात्कार होने का जो आदर्श स्वरूप है, जो आदर्श परिस्थिति है, वो हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। खैर, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन साक्षात्कार के लिए मुख्य जरूरत ये है कि मुख्य इसकी विशेषता ये है कि इसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और वार्तालाप शाब्दिक रूप से आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का। इसी गुण के आधार पे साक्षात्कार की दूसरी विशेषता भी गिनाई गई है कि साक्षात्कार में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, दूसरी विशेषता की हम चर्चा करें। पहली विशेषता हो गई कि आमने सामने की परिस्थिति, दूसरी विशेषता कि साक्षात्कार में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो शाब्दिक रूप से होता है, वो वर्बल रूप से होता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति शाब्दिक रूप से प्रश्नों के माध्यम से पूछता है और रिस्पोंडेंट उन प्रश्नों को समझ के उपयुक्त ढंग से शाब्दिक रूप से ही सूचनाओं के रूप में अपने उत्तर को देता है। एक मन में आ सकता है सवाल कि हर समय तो हमें सूचनाएं शाब्दिक रूप से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मौकों पे हमें सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से किसी खास क्षेत्र के संबंध सूचना प्राप्त करने का तरीका ये भी है कि उससे संबंधित प्रश्नों की एक सूची बना करके उसको दे दिया जाए और वो व्यक्ति लिखित रूप से लिख करके सूचनाओं को आप तक पहुंचा दे। तो ये तरीका प्रश्नावली कहलाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए विभिन्न शारीरिक भाव भंगिमा, चेहरे पे आए इमोशंस के उतार चढ़ाव, आवाज के टोन में बदलाव, उसके द्वारा
विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में किया गया व्यवहार और इमोशनल एक्सप्रेशन के द्वारा भी उस व्यक्ति से बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और इस तरह से जब सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है तो वहां पे उस टेक्निक को ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहा जाता है। तो यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान फिजिकल गेस्चर्स, बिहेवियर, मूवमेंट आदि चीजों से हो रहा है। नैदानिक मनोविज्ञान में हम लोग जानते हैं कि मन के अचेतन स्वरूप स्तर पे जो सूचनाएं जमा हैं उनको निकालने के लिए हम लोग अनेक प्रक्षेपी प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट या थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ड्रॉ ए पेपर्सन टेस्ट जैसे टेस्टों में व्यक्ति कुछ वेग स्टिमुलस पे जो अपना रिस्पॉन्स देता है, कुछ चित्रों को देखकर जो कहानी बनाता है या अपने मन से जो चित्र का निर्माण करता है, कुछ ड्राइंग्स बनाता है, उसके आधार पे हम लोग सूचना को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सूचना का जो आदान प्रदान हुआ वो शाब्दिक रूप से ना होकर के दूसरे रूप से हुआ। तो साक्षात्कार उन बाकी प्रविधियों से इस वजह से अलग है कि यहाँ पे जो भी सूचना होती है उसका आदान प्रदान का मात्र एक जरिया है मुख्य। कई बार हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो साक्षात्कार में बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, उससे भी कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन मुख्य जो जरिया है सूचना प्राप्त करने का वो है वर्बल, मौखिक। आई होप ये क्लियर है। तीसरा जो मुख्य विशेषता है साक्षात्कार की वो ये है कि इस प्रक्रिया में प्राप्त सूचनाओं को इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसके द्वारा रिकॉर्ड करने की व्यवस्था है। मतलब आधिकारिक रूप से जो इन्फरेंस निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा और जो सूचना के स्वरूप जिस रूप में उसको लिखा जाएगा, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर को प्राप्त है। वही सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है, वही उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है और वही इसको लेकर के आगे की कार्रवाई करता है। अच्छा, और अगली जो विशेषता है वो ये है कि इस साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति मतलब रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर के बीच में एक विशिष्ट तरह का संबंध साक्षात्कार की विशेषता है। दो व्यक्तियों के परस्पर अलग अलग तरह के संबंध होते हैं। आप दो दोस्त भी जब बैठते हैं तो उनके बीच भी संबंध एक होता है और आप भी सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक रूप से करते हैं, लेकिन साक्षात्कार की परिस्थिति थोड़ी अलग होती है। वो एक फॉर्मल सेटअप होगा। उसमें साक्षात्कार देने वाले और इंटरव्यूअर के बीच में खास तरह का कैजुअल रिलेशनशिप होगा। वो रिलेशनशिप सिर्फ शोध से संबंधित सूचनाओं के सही ढंग से प्राप्त करने के लिए बनाया गया होगा। उसमें अपेक्षाकृत इमोशनल और कैजुअल चीज़ों का रोल कम होगा। वो एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर होगा और वो जो संबंध है वो सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है जितने देर तक साक्षात्कार चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि आप साक्षात्कार लिए और उसके बाद उस साक्षात्कार के आधार पे आप अलग अलग ताना बाना, अलग अलग तरह के संबंध, अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने के उद्देश्य को लेकर के आप साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो एक फॉर्मल, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड सेटअप है जिसका उद्देश्य वांछित सटीक सूचनाओं को प्राप्त करना है आमने सामने की परिस्थिति में, और बस उस पीरियड के लिए जितनी पीरियड तक साक्षात्कार संचालित हो रहा है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उसके बाद वो परिस्थिति, वो अंतर्वैयक्तिक संबंध खत्म हो जाता है। तो ये मुख्य लक्षण हैं साक्षात्कार में स्थापित होने वाले अंतर्वैयक्तिक संबंध के, जो बाकी दूसरे स्तर पे होने वाले अंतर्वैयक्तिक संबंधों से अलग होते हैं। तो ये है चौथी विशेषता। अब एक और विशेषता है, पांचवी विशेषता, कि
जब साक्षात्कार की हम लोग चर्चा करते हैं तो बाकी जो डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं उनके तुलना में अगर उनसे तुलना की जाए, उनसे इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये पाएंगे कि ये ज़्यादा लचीला, अपेक्षाकृत, कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण लचीला या पूर्ण रूप से किसी गुण को धारण करता है ऐसा नहीं होता। मनोविज्ञान में, मानव व्यवहार, प्राणिक व्यवहार में तो बिल्कुल नहीं होता है। अपेक्षाकृत टर्म, बाकी विधियों की तुलना में ये अपेक्षाकृत लचीला है। और खास करके इंटरव्यू का वो स्वरूप जिसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। असंरचित साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कार लेने वाले इंटरव्यूअर को बहुत स्वतंत्रता होती है कि वो प्रश्नों को अपने ढंग से संचरित कर सके, प्रश्नों का निर्माण अपने उद्देश्य के हिसाब से उसकी बनावट में फेरबदल कर सके और अपने सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कई तरीके से बदलाव या कई तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन को अपनाने की स्वतंत्रता इसमें होती है। प्रश्नावली विधि अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि वहां सब कुछ फिक्स होता है। प्रश्नों का एक लिखित प्रारूप पहले से तैयार होता है, जो जैसा है बस वैसा ही है। पढ़ करके रिस्पोंडेंट को जो समझ में आ रहा है उसका उत्तर उसे देना होता है। वहां पे इंटरव्यू की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि प्रश्नों को अलग ढंग से पूछ लिया जाए या रिस्पोंडेंट की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक अवस्था को देखते हुए प्रश्नों को कुछ और दूसरे प्रश्न के माध्यम से पूछ लिया जाए, एक नए प्रश्न का ही निर्माण कर दिया जाए, एक नए प्रसंग से उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। ये सब सुविधा अपेक्षाकृत लचीलेपन की जो विशेषताएं हैं वो प्रश्न साक्षात्कार में हैं हम लोग को, इसलिए इस तरीके को हम लोग ज्यादा लचीला, ज्यादा फ्लेक्सिबल मानते हैं। तो साक्षात्कार के स्वरूप और मुख्य विशेषताओं की हम लोग चर्चा की, इतना आप लोग पढ़िएगा। हम लोग के पास ये भी एक लिमिटेशंस है कि लंबा लेक्चर होने पे डाटा अपलोड नहीं होता है, डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो अभी इसको हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं और अगले क्लास में फिर साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार के गुण दोष, उसकी उपयोगिता और उसके एरर, साक्षात्कार में क्या क्या होते हैं, इनकी सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोगों को, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। मैंने डिस्कशन में जो जो चीज़ों की चर्चा की है, मेन थीम के पहले जो कनेक्शन की, जो संबंध पूरे रिसर्च प्रोसीजर और प्रेजेंट टॉपिक के बीच में बनाने की, जिसकी परिकल्पना, एनालिसिस करने की आपको बात, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका डेवलप करिएगा, तब ये पेपर या इनफैक्ट पूरी साइकोलॉजी काफ़ी आसान और रोचक हो जाएगी, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में गहराई है। इसलिए इसको पढ़ने समझने के लिए एक स्टेट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। बहुत हल्के तरीकों से किसी तरह से याद कर लेंगे, कुछ लिख देंगे, यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, विथ दिस हम लोग आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मेरे लेक्चर दे देने से ही बात नहीं बनेगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, उसको आप लोग पोस्ट करिएगा ग्रुप में, तभी ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका हो पाएगा। नहीं तो सर तो जानते ही हैं चीज़ों को, आप उसको कितना जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसके लिए आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। धन्यवाद।